कंपनी याद रखेंगे कि कौन कौन जो है इस टीके को बनाया है, जिसका नाम एमटीवी वैक है। ठीक है, ये जो है मानव स्रोत से विकसित टीबी की पहली वैक्सीन है और भारत बायोटेक ने बताया है कि इस टीके को बायोफैब्री ने बनाया है। ठीक है, मेन जो रोल है इस टीके के डेवलपमेंट में वो जो स्पेन की कंपनी है बायोफैब्री उनका रहा है, के द्वारा बनाया गया है। और ये मानव स्रोत से विकसित की गई यह पहली वैक्सीन है। पहले हम लोग के यहाँ बीसीजी का टीका लगता था, तो वो बहुत ज्यादा मतलब अब आज के डेट में वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं रह गया है, इसीलिए बायोटेक जो है इस पे रिसर्च कर रही थी कंटिन्यू, और उन्होंने ये डेवलप किया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एमटीवी वैक जो है वो बीसीजी की तुलना में अधिक प्रभावी और लंबे समय तक चलने वाली वैक्सीन है। तो ये सारे टर्म याद रखेंगे, किस किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, कहाँ की कंपनी है, और ये भी याद रखेंगे कि मानव स्रोत से विकसित ये टीका है, पहली टीका है वर्ल्ड का। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कि जब हम लोग चंद्रयान 3 लैंड किया था, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बताया था कि जहां पे ये लैंड किया है चंद्रयान 3, उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो उसके बाद ये कई एग्जाम में पूछ लिया गया है, लेकिन अभी हाल के कुछ दिनों में जो है इंटरनेशनल लेवल पे इस जो नाम है उसको सहमति दे दी गई है, तो उसके बारे में ये फिर से न्यूज में बना है, तो हो सकता है ये फिर से आपको देखने को मिले एग्जाम में। तो बताया जा रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम जो है आधिकारिक तौर पर शिव शक्ति घोषित कर दी गई है वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा। 19 मार्च को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी आईएयू ने इस नाम की मंजूरी दे दी है। ठीक है, और ये जो नाम रखा गया था वो 26 अगस्त 2023 को पीएम मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जहां पे ये हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है उस स्थान का नाम शिव शक्ति होगा। ठीक है, तो ये डेट भी याद रखेंगे। हो सकता है अभी रिसेंट का ना पूछ के आपसे पूछ दे कि किस डेट को पीएम के द्वारा अनाउंस किया गया था इस नाम का, तो 26 अगस्त 2023 और ये 23 अगस्त को है जो चंद्रयान 3 लैंड की थी। ये दो डेट आपको याद रखना होगा पिछले साल से। ठीक है, कहीं बीपीएससी में अगर पूछ दे तो बोलेंगे कि 1.5 साल पुराना क्वेश्चन क्यों दे दिया, वो इसलिए दे दिया कि अभी ये फिर से हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, और एक साइंस टेक में एक न्यूज आया है, हमारे ये जो इंडिया के एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान है, यूनिवर्सिटी नहीं सॉरी संस्थान है। तो इनके जो वैज्ञानिक है वो शोध कर रहे थे पेड़ पौधों पर। तो उन्होंने पाया है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ह्यूमन तो खुद को चेंज नहीं कर रहा है, बट हमारे जो पेड़ पौधा है वो बदलते पर्यावरण के अनुसार अपने आप को चेंज कर रहे हैं, जो कि पर्यावरण को बैलेंस करने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है जो कि मेन में आपको यूज करना ही करना होगा जब आप पर्यावरण को दर्शाएंगे, वहां पे बताएंगे कि किस तरह से ह्यूमन जो है इसके ओर ध्यान न दे रहे हैं और पेड़ पौधे खुद को अब उस ओर ढाल रहे हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के लगातार उत्सर्जन के कारण जो चेंजेस हो रहा है, तो उसके अनुसार जो है पेड़ पौधे अपने आप को ढाल रहे हैं, और इनमें जो है वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो क्षमता जो है वो लगभग 1 दशक से काफी बढ़ गई है। ठीक है, जिसके कारण पेड़ कार्बन भी अधिक सोख रहे हैं, और ये जो वृद्धि हुई है वो 2% है। तो हो सकता है पूछ दे पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेन के लिए भी। ठीक है, साइंस टेक लोग बोलते हैं कि अलग से पढ़ाइए, लेकिन साइंस टेक आपको इसी न्यूज में मिलेगा जहां से क्वेश्चन बनेगा। तो हो सकता है पूछ दे कि ये जो जीवी पंत संस्थान के द्वारा जो मतलब उसके जो वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किया गया है, तो उसके अनुसार पेड़ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस जो है उनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, तो वो 2% है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर देखिए कि देश के विभिन्न स्थानों पर 2011 से 2020 तक के कार्बन आदि ग्रीन हाउस गैसों का पेड़ पौधे पर प्रभाव की आंकड़े जो है एकत्रित की गई थी इस संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये टाइम भी याद रखेंगे आप लोग कि कब से कब तक ये कलेक्शन किया गया था डेटा, जिसके आधार पर ये शोध प्रकाशित किया गया है। 2011 से 2020 के बीच में ये लोग कलेक्ट किए थे। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि मानसून में पेड़ जो है सबसे अधिक कार्बन को सोख रहे हैं, और जैसे ही मानसून चक्र गड़बड़ हो रहा है वैसे ही ये कार्बन सूखने की जो प्रक्रिया है वो धीमा पड़ जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है पॉल्यूशन का। जब आप पॉल्यूशन कारण को बताएंगे तो एक नया फैक्ट यहाँ से मिलकर आया है कि मानसून चक्र गड़बड़ होने से भी पॉल्यूशन वातावरण में कार्बन की मात्रा जो है बढ़ रही है। तो एक नया यहाँ पे मिला। अगर आप ये कॉपी में एक नया फैक्ट देंगे तो ऑब्वियसली है कि वहां पे आपको अदर्स से ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो याद रखेंगे इसे, क्योंकि जनरली जो चल रहा है वो तो सबको लिखेंगे, कुछ नया आपको करना है तो पेपर पढ़ना ही होगा। उसके बाद देखिए कि इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर उत्सर्जित ग्रीन गैस जो हाउस गैस है
उसका लगभग 30% जो है वो पौधे सोखते हैं। तो बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैसों की जो उत्सर्जन होती है उसका 30% केवल पेड़ पौधे अपने द्वारा सोख लेते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये पर्यावरण को पोल्यूशन मुक्त करने के लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये शोध है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि भारत द्वारा जो है म्यांमार से लगने वाली जो सीमा है वहां पे बाढ़ का निर्माण किया जाएगा अगले 1 दशक में। तो यहाँ से फैक्ट निकल के आता है कि म्यांमार के साथ भारत की कितनी किलोमीटर जो है लंबी सीमा रेखा लगती है, तो वो 1610 किलोमीटर है। याद रखेंगे, ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक है, इसमें जो है अगले 1 दशक में बाढ़ लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 30,700 करोड़ रुपया खर्च करेगी। ठीक है, तो इस तरह की स्कीम अगर घोषणा कर दी गई है और काफी जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना वहां बन जाती है। तो याद रखेंगे कि म्यांमार पर जो बाढ़ लगाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस पे अगले 1 दशक में 30,700 रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस बाढ़ को लगाने का मकसद जो है तस्करी एवं अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना है। ठीक है, और साथ ही जो सीमावर्ती नागरिक हैं जो म्यांमार के हैं, जो पहले फ्री वे में ऐसे ही आते जाते रहते थे इंडिया में, उनको भी रोकना है। ठीक है, ये जो ये वीजा मुक्त आवाजाही जो थी पिछले 1 दशक से थी, ये उसको रोक लगाने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी से संबंधित या भारत के पड़ोसी देश के साथ अगर रिलेशन दिखाएंगे वहां पे, तो इस पॉइंट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख सदानंद वी दाते को एनआईए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट नेम है, क्योंकि महाराष्ट्र कैडर की ये जो आईपीएस ऑफिसर हैं, जे दाते साहब, ये जो वहां पे 26/11 की जो हमला हुई थी मुंबई में, उसमें इन्होंने काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनको पुलिस पदक मिला था और काफी हाईलाइटेड हुए थे ये पर्सन। तो फिर से जब इनको एनआईए का जो महानिदेशक यानी डीजी बनाया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखने को मिलेगा बीपीएससी में नहीं, लेकिन इधर रिसेंट जो भी एग्जाम होंगे आपको ध्यान रखना होगा, वहां देख सकते हैं ये दादे साहब। उसके बाद देखिए कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने जैसलमेर के देवी कोट में 180 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। ठीक है, तो इस संयंत्र का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 25 साल का बिजली खरीद द्वारा समझौता किया गया है। ठीक है, ये जो संयंत्र है, इसकी सफल शुरुआत के साथ ही एजीईएल का जो परिचालन सौर खंड बढ़कर 6,243 मेगावाट हो गया है। तो सौर ऊर्जा से संबंधित अगर क्वेश्चन डील करेंगे तो वहां पे इसका यूज करेंगे कि किस तरह से मतलब कंपनियां जो है वो भी ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही हैं। और अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा जो हाल में है राजस्थान के जैसलमेर में 180 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। और पीटी में भी डायरेक्ट पूछ सकता है, जो रिसेंट का इधर होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी ने इस साल के अंत तक 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है। तो इस तरह की भी क्वेश्चन बनती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का डिमांड काफी तेजी से बढ़ रहा है और उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। तो वहां पे आप ये जब एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन डील करेंगे तो वहां भी देंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट और कंपनियां प्रयास कर रही हैं। तो याद रखेंगे कि टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी जो है वो ये सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ गठबंधन की है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत के द्वारा म्यांमार में राजदूत नियुक्त किया गया है। तो उनका जो नाम है अभय ठाकुर है। ये भी याद रखेंगे। कुछ दिन पहले हम लोग देखा था होली के पहले कि वो रशिया में अपॉइंट हुए थे राजदूत, अभी म्यांमार में हुए हैं। तो रिसेंट जो भी इस तरह के चेंजेस होते हैं तो वहां से क्वेश्चन बनती है, तो याद रखना होगा आपको सारे का नाम। उसके बाद देखिए कि दिव्यांगजन जो है उनके लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सक्षम नामक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेंगे। हो सकता है पूछे कि सक्षम क्या है, तो ये चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है जो दिव्यांगजनों को वोट देने के लिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी उनकी क्वेरी होगी, उसका सॉल्व करेंगे ये। उसके बाद देखिए कि विनय ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 केजी युवा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस तरह के जो छुपे हुए पर्सन हैं, खिलाड़ी हैं, उनका भी नाम ये लोग पूछते हैं। तो याद रखेंगे कि विनय है, ये पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में इन्होंने 59 केजी
युवा वर्ग में गोल्ड इन्होंने जीता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि का जो नेतृत्व किया है उन्होंने वो जो है हरिवंश नारायण सिंह है, तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारतीय डिफेंडर हैं विजय छेत्री, ठीक है। 2024 के अंत तक उधार पर उरुग्वे के फुटबॉल क्लब कोलोन एफसी से जुड़ गए हैं। ये पहले ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जो अंतरराष्ट्रीय मतलब ये जो फुटबॉल क्लब है उससे वो जुड़े हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम। तो ये जो छेत्री हैं इस तरह के किसी भी लैटिन अमेरिकी क्लब से अनुबंध करने वाले भारत के पहले फुटबॉलर बने हैं, तो इनका नाम याद रख लेंगे, विनय छेत्री इनका नाम है। 2024 के लास्ट तक ये जो उरुग्वे के जो फुटबॉल क्लब है कोलोन उसके साथ ये अनुबंध इन्होंने किया है, उसके लिए ये लोग ये खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि बिहार के एक पर्सन है जो गया के रहने वाले हैं, उनका नाम धनंजय है और ये जेएनयू के छात्र संघ जो इलेक्शन हुआ था उसमें वहां के अध्यक्ष बन गए हैं। तो हो सकता है ये पूछे, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है तो देखने को मिल जाए बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम में, तो इनका भी नाम याद रख लेंगे, धनंजय नाम है इनका। उसके बाद देखिए कि हमारे जो ये प्लेयर हैं सात्विक साई रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इनकी जो जोड़ी है BWF रैंकिंग में लगभग 10 हफ्ते तक नंबर 1 रहने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और इन दोनों ने साइना नेहवाल का लगातार 9 हफ्ते तक का शीर्ष पर रहने की जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा है, ठीक है। तो चर्चा में एक कंटिन्यू रहते हैं और इन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया है एज ए इंडियन प्लेयर, तो ये नाम याद रखेंगे। और साथ ही ये याद रखेंगे कि सात्विक और चिराग की जो जोड़ी है वो 1,02,303 अंक इन्होंने बनाया है टोटल, और ये जोड़ी जो है वो 1 लाख अंक का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहली जोड़ी है, ठीक है। तो इंडियन एज ए इंडियन ये रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ ये वर्ल्ड लेवल का भी रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है दोनों जोड़ी ने, ठीक है। तो ये याद ही रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए कि IIT मद्रास से पढ़ाई करने वाले पवन दावुलूरी का जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो कोई भी इंटरनेशनल कंपनी का अगर CEO या प्रमुख जो भी बनते हैं इंडियन अगर, तो वो क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखेंगे कि इनका नाम पवन दावुलूरी है और इनको जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और इनकी जो पूरी टोटल स्टडी हुई थी, हायर स्टडी हुई थी, वो IIT मद्रास से हुई थी, ये भी याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी देखने को मिल जाता है कि इनकी जो स्टडी कहाँ से हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अभी एक तुंगनाथ शिव मंदिर काफी पॉपुलर है, ये जो है हो सकता है ये ज्योग्राफी में आपको देखने को मिल जाए इससे क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे ये मैं बता रही हूँ, ये ध्यान से देंगे कि तुंगनाथ शिव मंदिर जो है वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये शिव मंदिर है, और ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के चोपटा में 12,110 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पंच केदार में से एक है, ठीक है। ये जो पंच केदार है उसमें कौन कौन सी मंदिर आती है उनको देख लीजिए। इसमें केदारनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और तुंगनाथ आदि शामिल है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि तुंगनाथ जो अभी काफी हाईलाइटेड हो चुका है मंदिर, ये उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ज्योग्राफी में पूछने की संभावना है इससे कि ये मंदिर कहाँ है, तो याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए यूरोपोल संस्थान के साथ इन्होंने समझौता किया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको देखते चलेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये कि BSE और NSE जो है वो 28 मार्च से चुनिंदा शेयरों के लिए वैकल्पिक आधार पर T+0 ट्रेड सेटलमेंट, यानी कि जिस दिन वो सेटलमेंट की जरूरत है उसी दिन व्यापार निपटान की जाएगी की सुविधा शुरू की गई है। अभी तक T+1 तक की सेटलमेंट दी जाती थी, अब T+0 तक सेटलमेंट दी जा रही है, ठीक है। शुरू की है ये BSE और NSE दोनों, तो क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये जो सुविधा है इक्विटी कैश मार्केट में मौजूद T+1 निपटान के अतिरिक्त होगा, और शुरुआत में T+0 सेटलमेंट का विकल्प केवल 25 शेयरों तक सीमित रहेगा और इसे बाद में धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, और इसमें केवल सीमित संख्या में ब्रोकर भी होंगे, ठीक है। और T+0 सेटलमेंट में शामिल शेयरों की ट्रेडिंग का समय सुबह 9:15 से दोपहर 1:30 के बीच होगा। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। हो सकता है आयोग पूछ ले आपसे कि T+0 जो ट्रेडिंग शुरू की गई है NSE और BSE के द्वारा, तो उसकी टाइमिंग क्या क्या है। तो एकदम याद रखेंगे इसको। सुबह 9:15 बजे से लेकर मतलब दोपहर में 1:30 तक है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज देख ले हम लोग, जैसे कि बेल्जियम के पूर्व राइडर कप खिलाड़ी हैं निकोलस कोलसार्ट, इनकी जो टीम है, इन्होंने हीरो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के प्रो एम स्पर्धा खिताब जीत लिया है। और कोलसार्ट की जो टीम है उसमें 3 महिला खिलाड़ी है जिसका संबंध भारत से है, वो है अंजलि चावला, मीरा लूथरा और कुसुम आनंद शामिल, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना होगा तीनों का। अगर हो सकता है पूछ दे कि ये जो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है जो टीम, उसमें कौन कौन से भारतीय महिला शामिल थी, तो ये तीनों नाम याद रखेंगे तभी आप बनाएंगे। तो शॉर्ट में भी आप अंजलि, मीरा और कुसुम याद रख सकते हैं पूरा नाम, अगर आप याद नहीं रखना चाहे तो, ठीक है। उसके बाद देखिए कि एक और न्यूज आ रहा है कि इसमें बताया गया है कि थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की तैयारी हो रही है। और उस वहाँ की जो निचली संसद है इस ये जो एक्ट मतलब अधिनियम है वहाँ पे उसको पारित कर दी है। और वहाँ 415 सांसदों में से 400 सांसदों इसके जो है पक्ष में वोट दिया है। अगर ये वहाँ कानून बन जाता है तो थाईलैंड दक्षिणी पूर्व एशिया का पहला और ताइवान और नेपाल के बाद इसे मान्यता देने वाला एशिया का तीसरा देश बन जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग जस्ट होली के पहले ही देखे थे कि नेपाल के द्वारा समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई थी, ठीक है। उसके पहले इधर मतलब एशिया में ताइवान के द्वारा दी गई है, उसके बाद नेपाल के द्वारा दी गई है। अगर थाईलैंड में ये एक्ट पारित हो जाती है तो वो तीसरा कंट्री बन जाएगा, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया का पहला होगा। ये भी याद रखेंगे किस किस में ये इसका कौन सा स्थान है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही फंसा देते हैं ये लोग, पेपर से ही उठाते हैं। अगर पूछ देंगे ये लोग कि दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश बना है, तो वहां पर अगर माइंड में अगर तीसरा रहा ताइवान और नेपाल के बाद तीसरा, तो आप गलत बना के आ जाएंगे। तो एशिया में तीसरा है और दक्षिण पूर्व एशिया में पहला स्थान होगा इनका। उसके बाद देखिए कि हॉलीवुड की एक फिल्म थी टाइटेनिक, काफी पॉपुलर है, अभी भी लोग इसको काफी देखते हैं। और टाइटेनिक के चक्कर में कितने कुछ की जान भी गई थी। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि टाइटेनिक मलबा देखने गए थे जो मेरे ये पाकिस्तान के उद्योगपति, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसी पे एक न्यूज आ रहा है कि बॉलीवुड की जो फिल्म है टाइटेनिक, इसका तैरता दरवाजा नीलामी में 5.99 करोड़ रुपया में बिका है, ठीक है। इसमें क्या है कि फिल्म के अंत में एक जो सीन था जिसमें वो डूब रहे टाइटेनिक जहाज के बाद इसके दरवाजे की वजह से जो उसका जो अभिनेता था उसके साथ जो मतलब शूटिंग किया था, वो दरवाजा है जिसको इतना पैसा का मतलब नीलाम किया गया है। और ये जो कहा जा रहा है कि ये जो दरवाजा है वास्तविक जो टाइटेनिक है जहाज जो ये प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है उसकी ओरिजिनल गेट है वो, ठीक है। तो याद रखेंगे, इस तरह के बवाली वाला क्वेश्चन बन जाता है तो ये याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे कि जो टाइटेनिक फिल्म है इसके जो निर्देशक हैं वो जेम्स कैमरून है। और ये फिल्म 1997 में आया था, क्योंकि ओपेनहाइमर जब पॉपुलर हुआ था तो देखे थे उससे कंटिन्यू बीपीएससी क्वेश्चन बना रही थी। और उन्होंने में ये टीआरई वाला जब एग्जाम हो रहा था फर्स्ट वाला, तो उसमें उन्होंने पूछ दिया था कि ओपेनहाइमर के जो है निर्देशक कौन है। तो अभी क्योंकि टाइटैनिक मूवी जो है वो हाईलाइटेड हो चुकी है इस नीलामी की वजह से, तो इसके निर्देशक को भी याद रखना होगा। साथ ही इसका वर्ष भी याद रखेंगे कि ये मूवी कब आई थी, ठीक है। क्योंकि दोनों से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, बीपीएससी जैसा ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि टेनिस खिलाड़ी जो है नोवाक जोकोविच, ये 2018 से उनके जो कोच रहे हैं गोरान इवानोविच, इनसे भी अलग हो गए हैं। इवानिशेविच के साथ सर्बिया के जो है जोकोविच, उन्होंने 12 ग्रैंड स्लैम जीता था। तो ये काफी पॉपुलर प्लेयर हैं, तो इनसे ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इनके कोच कौन है जिनसे वे अलग हुए थे, ठीक। उसके बाद देखिए कि बाल्टीमोर में 26 मार्च को सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज जिसका नाम डॉली है ये टकरा गई थी, जिसमें कि वहां की ऐतिहासिक जो ब्रिज है 2.6 किलोमीटर लंबा टूट गया था। और काफी पॉपुलर न्यूज भी ये रहा था। सारे पेपर के हेडिंग में आपको देखने को मिला था कि वो टकराने की वजह से पुल ध्वस्त हो चुका था। इसका ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इसके जो 22 सदस्यीय चालक दल थे सभी इंडियन थे। और इनके सूझबूझ से काफी बड़ी हादसा टल गई थी, जिसकी वजह से वहां के जो राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने काफी तारीफ किया था। तो याद रख लेंगे इस जहाज का नाम डॉली है, हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए यहाँ से। और 26 मार्च को ये घटना हुई थी बाल्टीमोर में, तो ये स्थान भी आपको याद रखने होगा। उसके बाद देखिए कि जॉर्जिया की फुटबॉल टीम ने यूरो कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जॉर्जिया की टीम अपने इतिहास में पहली बार किसी मेजर टूर्नामेंट में पहुंची है और इस टीम ने अपना पहला मुकाबला साल 1990 में खेला था।
क्योंकि ये जो जॉर्जिया है अपने पूरे मतलब इतिहास में पहली बार मेजर फुटबॉल जो आयोजन है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और इसलिए क्वेश्चन बनने की संभावना है यहाँ से, तो याद रखेंगे ये इनका नाम जॉर्जिया है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट है वहाँ के हिंदू मंदिरों में वह जो काफी हमला जो बढ़ गया उसको देखते हुए वहाँ के जो पीएम है उन्होंने घोषणा किया है कि हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपए वो है जो आवंटित करेंगे। और इसके पहले वहां पे जो विभिन्न धार्मिक स्थल है उसके सुरक्षा के लिए 300 करोड़ रुपया दी जाती है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसमें से अधिकांश जो फंड है वो मस्जिद के देखभाल में चला जाता है, और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए मात्र 2.5 करोड़ रुपए जो है प्रोवाइड किए जाते थे। बट इधर जो रिसेंट घटनाएं होने लगी हैं इंग्लैंड में उसको देखते हुए इन्होंने डिसाइड किया है कि अब वहां के जो मंदिर है उसको 50 करोड़ रुपया दिया जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा की जाए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले कि किस देश की सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है, तो वो ब्रिटेन है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि अभी प्रधानमंत्री हमारे भूटान यात्रा पर थे, तो उससे संबंधित कुछ न्यूज आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि भूटान जो है वो भारत के लिए 2136 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। लगभग 3000 मेगावाट की जो बिजली परियोजना है वहां निर्माणाधीन है, जो कि भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है। और भूटान सरकार के द्वारा एक डेटा दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 2022 में भारत द्वारा भूटान से 2448 करोड़ रुपए का बिजली आयात किया गया था। तो जब भारत और भूटान से संबंधित अगर क्वेश्चन वहां पे पूछता है, नए भी पूछता है, तो हो सकता है इसे पीटी में देखने को मिले, क्योंकि काफी हाईलाइटेड हुआ था और सारे पेपर में ये सुर्खी में छाया हुआ था ये चीज, जो भूटान गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि कितने बिजली का आयात हुआ है, तो पीटी में भी देखने को मिले। ठीक है। और नहीं मिले तो ये जब आप मेन डील करेंगे वहां पे और भूटान से संबंधित क्वेश्चन है तो वहां पे आप इसको दिखाएंगे, शो करेंगे दोनों को पॉजिटिव दिखाने के लिए। उसके बाद देखिए बिहार का कुछ न्यूज है एक, कि इसमें जो यहाँ की सरकार है वो 1 अप्रैल से 30 जून तक प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान चलाएगा। ठीक है। ये टाइम याद रख लेंगे, 1 अप्रैल से 30 जून तक ये चलेगा। इसका नाम जो है प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान। इस दौरान जिन बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है या जो बच्चे नामांकन कराकर भी स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो उस तरह के बच्चों को कारण जानकर उनको पुनः स्कूल से जोड़ा जाएगा और बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। ये जो अभियान है वो कक्षा मतलब 1 से 8 तक का चलाया जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि किस कक्षा के लिए जो है अभियान चलाया जा रहा है और कब से कब तक चलाया जाएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। ये जो अभियान चलाया जाएगा इसका मकसद जो है वो 100% बच्चों का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करना है। ठीक है। और इस तरह के 100% नामांकन मतलब सुनिश्चित करने के लिए टोल सेवकों और तालीमी मरकज की सहायता ली जाएगी। ठीक है। ये जो टोल सेवक है और तालीमी मरकज है इनकी जो जिम्मेदारी होगी वो यह है कि ये प्रतिदिन अपने क्षेत्र में कम से कम 90% बच्चों को स्कूल में उपस्थिति जो उनकी सुनिश्चित करेंगे उपस्थिति वहां पे। ठीक है। उसके बाद देखिए कि इसी में पोषक क्षेत्र के 6 से 14 साल तक उम्र के बच्चे जो हैं उनको उनकी सूची बनाई जाएगी और उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। तो ये हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन ले, अगर पूरा ना पूछ ले कि जो पोषक तत्व दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो कब से कब तक के बच्चों को दिया जाता है, तो याद रखेंगे वो 6 से 14 साल के बच्चे तक को दिया जाता है। तो अभी बस इतना ही न्यूज था, एक बार इसको आप लोग रिवाइज कीजिए। और ये बताइए ये जो पुष्पक प्रक्षेपण किया गया था इसरो के द्वारा, तो ये क्या है? ये पुनः प्रयोग करने आने वाला प्रक्षेपण यान है। हाँ ठीक है। कहाँ पे किया गया था ये? कर्नाटक। कर्नाटक के कौन से स्थान पे? केवल कर्नाटक कहने से काम नहीं चलेगा, याद नहीं है। दंती दुर्ग। ठीक है। कर्नाटक के दंती दुर्ग से ये प्रक्षेपित सफलपूर्व प्रक्षेपण किया गया था। और ये कितने ऊंचाई से इसको छोड़ा गया था इस विमान को, और कौन सी हेलीकॉप्टर इसमें भाग ली थी ये बताइए? 4.5 किलोमीटर के ऊंचाई से छोड़ा गया था। और कौन सी हेलीकॉप्टर शामिल थी इसमें? काफी फेमस रहती है ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे, हमेशा सुर्खियों में। हाँ चीनूक हेलीकॉप्टर, बहुत बढ़िया, हमेशा ये सुर्खियों में ही रहती है। ठीक है। एक बताइए कि कौन सा यहाँ की डेयरी ब्रांड है जो अमेरिका में अपना प्रोडक्ट सेल करेगी? अमूल डेयरी। अमूल डेयरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक भारत में जो टीबी का जो है वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है, तो ये बताइए कि इस वैक्सीन
पृथ्वी में हाँ इसका नाम दिया कब गया किया? था, जो हाँ 23 तारीख को हुआ था। उसके 23 3 दिन किया। के बाद इसका नाम ये रखा गया थी पृथ्वी पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि किस संस्थान के द्वारा ये घोषणा की गई है कि बढ़ते तापमान को देखते हुए